नमस्कार अनिल कुमार चावला सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत देर के बाद मेरे मन की इच्छा भी पूरी हो रही है आपसे बात करने की। बहुत देर से हम लोग प्लान कर रहे थे, फॉर वेरियस रीज़न नहीं हो पा रहा था, बट शायद भगवान ने आज का ही दिन तय किया था। तो सर मैं छोटी सी बैकग्राउंड से अपने सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि अनिल कुमार चावला सर हमारे साथ जॉर्गर्स की जर्नी में हमारे साथ पिछले 6 साल से अपने पेरेंट्स की केयर के लिए स्टार्ट हुए थे। पहले इन्होंने हमारी प्राइमरीली मदर की केयर के लिए सर्विसेज ली, फिर ग्रेजुअली पिछले 2 साल पहले माता जी का देहांत हो गया था, तो उसके बाद फादर की सर्विसेज चल रही हैं। बट पिछले 1 साल पहले मुझे जब हमारी जॉर्गर्स में 10 साल हमारी सर्विस के पूरे हुए, तो मुझे पहली बार मौका मिला सर को इन पर्सन मिलने का। मैं अपना थोड़ा दुर्भाग्य भी बोलूँगा कि मैं इनसे पहले कि नहीं मिल पाया, लेकिन जब मैं मिला तो इनकी नॉलेज से, और कहीं मेरे को लगता है कि वो बड़ा टाइमिंग मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं अपने अध्यात्म की जर्नी में जैसे होता है कि अंदर से एक आवाज़ आनी शुरू हो गई थी, तो इसी टाइम पे जैसे बोलते हैं कि गुरु तभी आते हैं जब आप दिल से उसको चाहते हो, आप उस तैयारी में जाते हो। तो वहीं मेरे को अनिल सर से पहली बार मेरी मुलाकात हुई। इन्होंने मुझे एक बुक भी पेश किया जो यहाँ पर हमारे सामने भी पड़ी हुई है, चरम के नाम से। सर उसके बारे में बात करेंगे, बट सर आपसे बहुत सारी बातें करनी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। बट इसको इजी करते हुए एक तो पहले ये बताना चाहूँगा कि सर की लाइफ का एक मोटिव है जो सर परस्यू करते हैं, मेकिंग पीपल रियलाइज व्हाट दे आर मेंट फॉर। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। हम सब अपनी लाइफ में समेत मेरे, शायद हमें और बहुत विरले होते हैं जो शायद ये इस बात का आंसर निकाल भी पाते हैं कि ये मेरा जन्म हुआ क्यों है, कि ये मैं इस लाइफ में आया क्यों हूँ। तो सर मैं आपसे सबसे पहले तो ये बोले बोलूँगा, पहले तो आप कैसे हैं, आज कैसा फील कर रहे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आई एम वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। पहले तो सर इससे पहले कि हम आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जाएं, थोड़ा सा बहुत ही बैकड्रॉप लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट रह चुके हैं। आप अगर हमें अपने वर्जन में हमें अपनी कोई बैकग्राउंड जर्नी की, अपने बचपन से लेके अपनी जवानी के टाइम, अपनी पारिवारिक ज़िंदगी के बारे में कुछ बताना चाहें तो प्लीज़ बताएं। ऐसे है, मेरा 1957 का बर्थ है। टुडे आई एम 67 ईयर ओल्ड एंड ऑफ कोर्स जैसे हम शुरू होते हैं तो बैकग्राउंड तो विलेज की है मेरी। आवर फैमिली केम आफ्टर पार्टीशन फ्रॉम पाकिस्तान एंड as all we were also penniless without any money। तो धीरे धीरे मेरे पिताजी को पढ़ने का शौक़ था, तो वो पढ़ते गए और स्कॉलरशिप पे ही पढ़े एंड ही डिड हिज इंजीनियरिंग वे बैक इन 59। और तब वो उसके बाद इमीडिएटली इंजीनियरिंग कॉलेज, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में ही प्रोफेसर लग गए थे। सो दैट इज़ वेयर वी लिव्ड फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 33 ईयर्स। तो टिल 93 वी वर देयर इन द इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस एंड ऑफ कोर्स मैं भी शुरू से ही अपनी पढ़ाई ही करता रहा, बिकॉज पिताजी पढ़े लिखे थे तो हम भी पढ़ाई करते रहे, चंडीगढ़ में ही थे। तो पढ़ाई करते करते यहाँ पे स्कूलिंग के बाद तब पता तो होता नहीं है कि किस तरफ जाना है, आपको इंजीनियरिंग करनी है, तब तो 2-3 फील्ड्स ही होती थी, इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट एंड या लॉ, मतलब ये 2-3 ही होती थी। तो हम भी इंजीनियर बन गए, इंजीनियरिंग में आ गए। पढ़ने का शौक़ पहले बचपन में तो ज़्यादा नहीं था, बट जैसे 9th-10th में जाके थोड़ी संभाला आता है तो थोड़ी बहुत पढ़ाई की तरफ रुचि बढ़ती गई। मेहनत करते रहे तो पढ़ लिया और अच्छे भी रहे पढ़ाई में। मतलब आई वाज यूनिवर्सिटी, जो तब की पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर आता था, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, और आई वाज द 4th रैंकिंग इन द यूनिवर्सिटी विच हैड 2 कॉलेजेस अंडर इट, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज एंड गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। अब उसके बाद भी पता नहीं होता हमने करना क्या होता है, हमने तो जॉब ज्वाइन कर ली, बट फादर हैड बेटर एक्सपीरियंस, सो उन्होंने वापस बुलवा के मेरे को इंडस्ट्री लगा के दे दी। सो वे बैक इन 79 आई स्टार्टेड माय फर्स्ट इंडस्ट्री। योर फादर वांटेड यू टू बी इंडस्ट्रियलिस्ट और मोर ऑफ अ बिजनेस गाय? यू कैन से दैट, यस। और उन्होंने ही लगा के दी, मेरी उसमें कोई एफर्ट नहीं थी पहली इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं तो 78 में इंजीनियरिंग करके निकला। राइट। इंजीनियरिंग की है, आई जॉइंट BHEL, मैं तो नौकरी पे निकल गया। तो उनने अपनी फोरसाइट की वजह से उन्होंने मेरे को यहाँ बुलवा लिया और इंडस्ट्री लगा दी। इंडस्ट्री लगाई हमने पंजाब ट्रैक्टर्स की मोहाली में एज एन एंसिलरी यूनिट। तो
तब तो जब हम इंजीनियरिंग करके निकलते हैं, कोई भी पढ़ाई करके निकलते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता होता। वी डोंट नो कि इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं तो हमें ना तो लेस का पता होता है, ना टूलिंग का पता होता है, ना मैनेजमेंट का पता होता है, बंदे कैसे मैनेज करने हैं, डीप अकाउंट्स कैसे देखने हैं, वो तो कुछ भी नहीं पता होता। द डिग्री इज़ जस्ट अ बेसिक स्प्रिंग बोर्ड of your education which by which you can go into the world. I can completely correlate to कि जिस टाइम्स की आप बात कर रहे हैं बिल्कुल मैं उसको फील कर सकता हूँ। जी, तो उस समय फिर उन्होंने जब लगा के दे दी तो ऑफ कोर्स फर्स्ट 6 months he was practically daily coming to the unit to just guide me and oversee. But after that, जैसे मैं कहूँगा, all the credit goes to my father. He was wise enough to leave me alone. मतलब उन्होंने एक किस्म से मेरे को कुएं में डाल दिया कि भाई साहब अब आप अपने आप करो। एंड दैट इज़ हाउ यू लर्न, बिकॉज अदरवाइज यू डोंट लर्न। अगर आप अपने आप नहीं करोगे, हर चीज़ खुद नहीं करोगे, जानोगे नहीं, तो आप सीख नहीं पाओगे। राइट। तो वो तभी मैंने कहा ना, ही वॉज वाइज इनफ टू डू दैट। एंड ऑफ कोर्स ही बीइंग ए प्रोफेसर ऑल थ्रू हिज लाइफ, ही knew the psychology of students, he knew the psychology of children, कैसे उनको कब क्या देना है। तो वो he is a very wise person. Even today, touch wood, he is there with me. We are so blessed to have him. So वो उन्होंने तब 6 महीने के बाद जब छोड़ दिया तो ऑब्वियसली अब करने तो काम खुद ही होते हैं सारे। सो यू हैड प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑफ ईच एंड एवरी जॉब। अगर कोई लेथ वाला नहीं आया तो लेथ पे लग गए, वेल्डिंग वाला नहीं आया तो वेल्डिंग कर रहे हैं, कुछ और जो भी बंदा नहीं है तो यू हैव टू फिल अप दोज गैप्स। एंड बिकॉज द डिलीवरी हैज़ टू बी गिवन ऑन टाइम, जो भी आपने कमिटमेंट कर रखी है आगे अपने कस्टमर्स के साथ, तो यू हैव टू डिलीवर ऑन टाइम। तो इस तरह करके वो लर्निंग एक्सपीरियंस रहा काफ़ी ज़्यादा। तो दैट आई वॉज इन दैट यूनिट टिल अबाउट 89, 10 साल उस यूनिट में रहा मैं। बट उन दिनों में पंजाब प्रॉब्लम बहुत थी, तो पंजाब प्रॉब्लम की वजह से इन 84-85 वी टुक ए डिसीजन कि हमें यहाँ से अब शिफ्ट करना है। बिकॉज तब बहुत ज़्यादा खालिस्तानी मूवमेंट चली हुई थी, पंजाब में टेररिज्म बहुत था और रात को नहीं निकला जाता था। तो पहला टाउन जो आपने इंडस्ट्री लगाया था वो टुवर्ड्स मोहाली लगाया था? वो मोहाली में ही लगाया था, साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली। इट वाज इन फेज़ 8। फेज़ 8 में लगाया था यूनिट। वो आज भी चल रहा है। दैट यूनिट इज स्टिल वर्किंग। अब तो सेक्टर्स बन गए हैं तो अब सेक्टर्स का मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट इट वाज फेज़ 8 एंड दैट वाज द लास्ट सेक्टर। ओके। तो वहाँ पे ही लगाया था, तो वो आज भी यूनिट चल रहा है। इट्स डूइंग वेरी वेल इवन टुडे। तो उस यूनिट पे मैं 89 तक रहा। बट इन द मीन टाइम, बिकॉज ऑफ पंजाब प्रॉब्लम, वी स्टार्टेड अनदर यूनिट। बट बाय नाउ आई हैड माई रूट्स ऑन द जमा चुका था, तो मेरे को पता था कैसे लगाना है। तो दूसरा यूनिट तो फिर मैंने खुद ही अपने आप से मैनेज किया था, लगा लिया था। दिस वॉज इन बद्दी, हिमाचल। ओके। तो हिमाचल में मैंने यूनिट लगाया था, 86 में शुरू किया था। एंड वो आज तक भी चल रहा है। इट्स डूइंग वेरी वेल। एंड ऑफ कोर्स मैं उस यूनिट में 20 साल तक तो मैं मैनेज किया उसे मैंने, टिल 2006। जिसके बाद फिर जिसे मैं कहूँगा कि मेरी कॉलिंग आ गई या मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई। बिकॉज डायरेक्शन कब चेंज होनी शुरू हुई, वो पीछे ही 97-98 के बाद कुछ काम में मन सा लगना बंद हो गया अपने आप से, जिसको हम यहाँ से थोड़ा सा एक पॉज लगाऊंगा। जब आपने बोला कि मुझे कॉलिंग आनी शुरू हो गई, इसको थोड़ा सा डीप डाइव डिस्क्राइब करिए। ऐसे है कि उस समय तो हमें समझ नहीं आती क्या हो रहा है, बट आज मैं उसे थोड़ा बता पाऊँगा। बट मैं उसी टाइम की समझ के हिसाब से बताऊँगा कि उस समय आपका मन नहीं लग रहा होता। मतलब आपका काम कर रहे हो आप, बट उसमें दिल नहीं लग रहा। जैसे आपने अभी कहा ना कि जब मैं इनसे पहली बार मिला, जब आप मेरे से मिले, तो जब मैंने आपको ये बुक दी, ये वाली बुक चरम द अल्टीमेट दर्शन आपको मैंने दी थी ना, तो ये जब मैंने आपको बुक दी थी तो उस समय तब आपने भी यूज़ किया कि मैं भी थोड़ा सा ढूंढ रहा था, कुछ पता नहीं, व्हेन द टाइम कम्स द गुरु अपीयर्स। राइट। तो वो उस समय क्या हो रहा था मेरे को तो पता नहीं है। तो बस हाँ, मन नहीं लग रहा था। काम कर रहा हूँ बट दिल नहीं लग रहा। तो एनीवे उस समय फिर मैं किताबों की तरफ चला गया। सो तब तक तो मेरे पास किताबें भी पढ़ने का टाइम नहीं था। जब से इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले अपने काम में लग गए तो किताबें भी पढ़ने का समय नहीं है। बट एंड ऑफ द डे मैं ये कहूँगा कि विदाउट नॉलेज तो कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल। हमने इंजीनियरिंग नहीं की होती तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते,
और उसके बाद आगे नहीं पढ़ाई की होती तो भी नहीं पहुंचते। इसी तरह अध्यात्म की तरफ भी पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं पता लगने वाला। तो पहले तो ऑफ कोर्स आई वेंट इनटू मैनेजमेंट बुक्स, जितनी मैनेजमेंट की बुक्स थी, प्लस लर्निंग का शौक शुरू हो गया। तो आई यूज़ टू कीप ऑन नई नई चीज़ें सीखता रहता था, जैसे अभी आप भी सीख रहे हैं इस समय काफ़ी कुछ। तो उसका शौक़ था जिसको हम जिज्ञासा कह देंगे, नई चीज़ कुछ ना कुछ। तो इस तरह चलते रहे। तो कुछ सालों के बाद फिर जाके ऑटोमेटिकली अध्यात्म की तरफ रुचि शुरू हो गई। वो अपने आप से ही शुरू हो गई, बिकॉज़ वहाँ जैसे हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमें क्या होता है वहाँ पे जाके हम एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ सुकून सा एक्सपीरियंस करते हैं, थोड़ी शांति मिलती है। बाकी समय तो जो काम में लगे हुए हैं वहाँ थोड़ी अशांति रहती है, मतलब जो भी काम कर रहे होते हैं अशांति रहती है, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे अपना जॉब कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ हमें तसल्ली नहीं होती। तो जब तसल्ली नहीं हो रही होती तो फिर हम जाते हैं कि नहीं यार, हमें तो वहाँ उस मंदिर में गए थे, उस गुरुद्वारे में गए थे, हमने उस बंदे के साथ बैठे थे, हमने इस तरह की किताबें पढ़ी थी या अध्यात्म की किताबें पढ़ी, तो थोड़ा सा दिल को शांति मिली। तो वो चीज़ हमें अपने आप से महसूस करने की बातें हैं ये। तो उस टाइम पे तकरीबन आपकी उम्र जो है 50 साल के आसपास रही होगी? नहीं 97 में आई वॉज अबाउट 40, आई एम 57 बॉर्न, तो जब मैं 40 का था, 40 साल का था, जब पहली बार अवेकनिंग कब स्टार्ट, कह लो कि तब थोड़ी बहुत शुरुआत हो गई। तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे चलता रहा ये प्रोसेस। बट अध्यात्म की तरफ मैं जाके प्रैक्टिकली, हाँ, तभी से थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था। रविशंकर की तरफ अट्रैक्ट हो गया, उनके भजन कीर्तन अच्छे लगते थे, म्यूज़िक अच्छा लगता था, उस तरह का सॉन्ग सुनने अच्छे लगते थे। सॉन्ग तो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं, बट वो भजन होते हैं, भजन सुनने अच्छे लगते थे। फिर इसी तरह वेदांता लाइफ इंस्टीट्यूट करके एक है पूना में, जो पार्थसारथी की है, उनके साथ मैं बहुत प्रभावित हुआ। वहाँ जाके उनके आश्रम में रुका, रविशंकर के भी आश्रम में रुका हुआ हूँ। फिर ब्यास वालों को भी देखने जाता था। फिर ओशो को भी मैंने बहुत पढ़ा। आपने लाइफ के हर एक्सपीरियंस को लिया, जहाँ पर भी आपको ज्ञान मिल रहा था आप वहाँ पर जा रहे थे। करेक्ट। तो वो उधर मैं देखता रहा, पढ़ता रहा। तो फिर धीरे धीरे करके कुछ ज़िंदगी में ऐसे बदलाव शुरू हुए कि शादी मेरी हो गई थी 83 में, और 2 बच्चे भी हैं। तो वो भी बड़े हो चुके थे, मतलब 20 साल हो चुके थे मेरी शादी को, ऑलमोस्ट 2004, 83 में मैरिज हुई, तो 20-21 साल हो गए थे शादी को। कुछ फैमिली में डिस्टर्बेंसेस शुरू हो गई 2-1 साल पहले, मतलब 2002 के अराउंड की बातें हैं। तो वो चीज़ें मैं आज समझ पाता हूँ, बिकॉज़ मैं अब जब अध्यात्म में गया हूँ अपने गुरु जी की कृपा से, तो उसमें अब मैं समझ पा रहा हूँ। तो उस टाइम तो समझ नहीं थी, बट थोड़ी दिक्कतें, डिस्टर्बेंसेस शुरू हुई। तो ऑब्वियसली उस समय जब डिस्टर्बेंस शुरू होती तो फिर आप शांति के लिए क्या करते हो? फिर आपको शांति मिलती इधर अध्यात्म में ही है, और कहीं शांति नहीं मिलती। तो मेरा रुझाव इस तरफ और बढ़ना शुरू हो गया। तो फिर मैंने विवेकानंद की सारी सीरीज़, रामा तीर्था की सारी सीरीज़, इस तरह करके मैंने पढ़ाइयाँ शुरू करता रहा। मतलब इधर इंडस्ट्री भी चल रही है, और इंडस्ट्री में उस टाइम ये भी नहीं था कि कम बंदे थे, तकरीबन 150 बंदा काम करता था। साइज़ भी अच्छा था, वी वर डूइंग रेगुलर बिजनेस, और सोनालिका को सप्लाई कर रहे थे। ट्रैक्टर पार्ट्स का बिज़नेस रहा है मेरा, तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री थी, तो वो भी चल रहा था। बट जैसे कहा, मन नहीं लगता था, शांति इधर मिलती थी। तो वो पढ़ाइयाँ ज़्यादा शुरू हो गई। तो ऑफ कोर्स उसके लिए आपको यू हैव टू स्क्वीज़ आउट टाइम फ्रॉम योर टाइम ओनली। 24 घंटे से ज़्यादा तो किसी के पास है नहीं है। तो वो फिर आप, जब आपका इच्छा होती तो आप अपने आप उधर टाइम ढूंढ लेते हो। तो वो टाइम वाइम निकालते रहे उधर। धीरे धीरे आप अपनी इंडस्ट्री में, आपको क्या फ़ायदा रहता है कि यू कैन ऑलवेज डेलीगेट। तो वो मैनेजमेंट का काम होता है। तो धीरे धीरे वो टेक्निक्स अपने आप समझ आ चुके थे, क्योंकि काफ़ी साल हो गए थे इंडस्ट्री में। तो वो मैनेजमेंट ऐसी कर ली थी कि हम तो 20-20 दिन भी फैक्ट्री नहीं जाते थे, महीना भी नहीं जाते थे, तो भी काम चल रहा है। तो वो इस तरह करके मैनेज हो रहा था। तो मैं अपना समय इस तरफ दे रहा था। एंड ऑफ कोर्स इसके साथ साथ मेरा कुछ पब्लिक सर्विस की तरफ कह लो या दूसरों की तरफ कह लो, वो शुरू से ही था कि दूसरों की भलाई होनी चाहिए। वो उस तरह के भाव थे शुरू से ही। तो जैसे मोहाली में था, तो मैंने यहाँ पे अपने जिस एरिया में था वहाँ एक एसोसिएशन शुरू की थी, जो बाद में
मोहाली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ मर्ज कर दी। बद्दी गया तो वहाँ पर भी एक एसोसिएशन शुरू हमने कर दी, मोहाली बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। वो मैंने और एक सचित जैन करके हैं जो वर्धमान ग्रुप के मालिक हैं, हम दोनों ने प्रैक्टिकली वो शुरू की थी। स्टार्ट के 4 साल हम इकट्ठे ही थे उसमें। उसके बाद तो खैर प्रेसिडेंट वगैरह या और बंदे चेंज होते रहे, बट आई वाज एसोसिएटेड फॉर द नेक्स्ट 14 ईयर्स। 2004 तक मैं वहीं पे रहा। तो फैक्ट्री में कम होता था या एसोसिएशन में हूँ, लोगों के काम कर रहा हूँ या अपने अध्यात्म पे लगा हुआ हूँ, वो तो उतने काम मैनेज हो जाते थे। तो दैट आई वाज डूइंग। तो वो करते करते जब ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आया कि फैमिली के साथ डिस्टर्बेंसेस शुरू हुई, तो फाइनली वी सेपरेटेड ऑल्सो। मतलब वो, क्योंकि उनको मेरा रास्ता नहीं पसंद आ रहा था, जिस रास्ते पे मैं चल रहा था उनको लग रहा था कि ये अध्यात्म की तरफ चला गया तो ये तो अब दुनियादारी छोड़ रहा है। क्या दुनियादारी छोड़ गई। तो नॉर्मली लोगों का यही रहता है कि ये अब कोई काम नहीं करेगा दुनिया का, तो ये तो हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगी। तो वट एवर थाट्स आर देयर, बट ऐसा होता नहीं है। ये तो बेसिकली मैं ये कहूँगा कि अगर आपने ज़िंदगी में बैलेंस बनाना है तो आपको दोनों तरफ पैरेलल चलना पड़ेगा। आपको इधर भी रहना पड़ेगा क्योंकि आपको पेट तो पालना है, संसार भी चलना चाहिए, बट अध्यात्म की तरफ भी रहोगे तो बैलेंस रहोगे। ठीक कह रहे हो, क्योंकि मेरा वही प्रश्न भी आ रहा था मेरे मन में, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कि जैसे सांसारिक दुनिया में रहते हुए हर आदमी को यही लगता है कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी कब स्टार्ट कर पाऊँगा, कि मैं तो ऑलरेडी इतनी चीज़ों में उलझा हुआ हूँ। मेरी घर में मेरी पत्नी से एक्सपेक्टेशंस है, उसको मेरे से, बच्चों को एक्सपेक्टेशंस है, माँ बाप को भी एक एज में जाके बच्चों से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो शायद इस बैलेंस की हम बात और डिटेल में करेंगे, राइट? बट पहले आप अपना कंटिन्यू करिए, फिर हम उस पर आएंगे। तो उसमें ऐसे रहता है कि अगर हम ये बैलेंस नहीं रखेंगे ना, तो हम खुद ही स्टेबल नहीं होंगे, जो कि आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यूथ के साथ। वो आज की डेट में वर्ल्ड की तरफ तो चल रहे हैं, संसार की प्राप्तियों की तरफ तो चल रहे हैं, बट अध्यात्म की तरफ से कुछ नहीं पता है। जब इधर कुछ नहीं पता है तो एक किस्म से इम्बैलेंस हो रखा है। जब इम्बैलेंस हो रखा है तो इधर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो क्या हो रहा है? बंदे सुसाइड कर रहे हैं, बंदे किसी ना किसी का खून कर रहे हैं, बंदे अपने पेरेंट्स तक को मार रहे हैं, घर में भाई बहन को झगड़े हो रहे हैं, मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे हैं, हर घर में फसाद खड़ा हो रखा है। क्योंकि उनको इधर अगर बैलेंस होके चल रहे होते तो वो शायद अपने आप को ठीक ढंग से समझ पाते। इसमें मैं कहूँगा सबसे बड़ी ग्रेस खुदा की या प्रभु की या मेरे पुराने कर्मों की कह लो, जिस वजह से उस समय जब मेरे घर में भी विघटन हुआ, ये अलग हुए, तो मैं इम्बैलेंस नहीं हुआ क्योंकि मेरा रुझाव उस तरफ था। अगर उधर रुझाव ना होता तो क्या करता? मैं दारू पीना शुरू कर देता, मैं अपने आप को मार लेता, कोई सुसाइड कर लेता, जो कि आजकल बच्चे कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक इंस्टाग्राम पे जो एक लड़की आती है जिसको जम्मू की धड़कन के नाम से जाना जा रहा था, 25 साल की लड़की, 7 लाख फॉलोअर, शी जस्ट कमिटेड सुसाइड ए फ्यू डेज बैक। वाई? क्या ज़रूरत थी भाई? तेरे तो इतने फॉलोअर हैं, बट इम्बैलेंस। सो इसीलिए अध्यात्म बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम है ही नहीं है। वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट दैट। सर, पहली बार आपको अपने गुरु के दर्शन कैसे हुए? वो मार्ग के बारे में बताइए। 2006 तक तो हमें समझ में आ गया, उसके बाद क्या हुआ? 2004 में मेरी फैमिली में थोड़ा विघटन हुआ था, और जब ये आपकी डिस्टर्बेंस चल रही होती है तो सीधी सी बात होती है, आपका काम की तरफ ध्यान नहीं रहता, एंड योर वर्क हैज़ टू सफ़र। दिस इज़ व्हाट हैपेंड विद मी ऑल्सो। जो मेरा काम पहले अच्छा चल रहा था, वो काम बहुत नीचे चला गया जब हमारी डिस्टर्बेंस चल रही थी, बिकॉज आई वॉज फोकसिंग ऑन माई फैमिली। आई हैव टू सेफ गार्ड माई फैमिली फर्स्ट। जब वो नहीं कर पाया तो फिर फाइनली आखिर जब मैं पहले ट्राई किया, 1.5 साल नहीं बन रहा था, तो देन आई लेफ्ट इट ऑन हिम। आप क्या करोगे? आप खुदा पे छोड़ दोगे? आप कहोगे ठीक है जी, अपने आप संभालो, हम अपना काम तो संभालें, नहीं तो क्या होगा? जो आपके ऊपर इतने बंदे डिपेंडेंट हैं, जो आपके कस्टमर्स आप पे डिपेंडेंट हैं, आप उनके साथ बेईमानी कर रहे हो। इफ़ यू आर अनेबल टू हैंडल दैट जॉब ऑफ योर्स, बिल्कुल, वन इज़ दिस जॉब, वन इज़ दैट जॉब ऑल्सो। ट्रू। तो वो जॉब आप हैंडल जब करोगे तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो इट टुक मी अबाउट ऑलमोस्ट ए ईयर टू ब्रिंग इट बैक ऑन रेल्स, एंड देन उसको बाद फिर जब मैंने पूरा ध्यान उस पर दूंगा तो ऑब्वियस ही बात है वो ऊपर जाएगा काम। तो वो अगले 2 साल में, 4 के बाद 2 साल में वो काफ़ी ऊपर चला गया, बट मन तो मेरा पहले से ही नहीं कर रहा था।
अब फैमिली भी नहीं है तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है फैमिली की तरफ, तो अब मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा भैया ऐसे है, इसको तो मेरा मन भी नहीं लग रहा, तो लेट मी डिस्पोज इट ऑफ एंड गिव इट टू सम सच कंपनी जो इन सब का ध्यान रख सके और जो आगे चला सके। तो उस हिसाब से जब मैंने एडवर्टाइज़ किया तो एक अच्छे ग्रुप के साथ मेरी टाई अप हो गया। इट टुक मी अबाउट 6 months टाइम टू सेलेक्ट दैट ग्रुप एंड फॉर्चुनेटली वो ग्रुप आज भी उसको बहुत अच्छे से चला रहा है और आज भी जब स्टेज पे मैंने छोड़ा था उससे बहुत ऊपर चला गया वो यूनिट। एंड वो उनके साथ भी मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हैं। उन्होंने मेरे को अगले 10 साल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना के रखा अपने ग्रुप का एंड आई वॉज इन देयर एम्प्लॉयमेंट फॉर 2016 तक। बट इसको भी मैं अपने प्रभु की ग्रेस कहूँगा या खुदा की ग्रेस कहूँगा, बिकॉज वहाँ मैं काम करता था और इधर ज़्यादा करता था। और ये 2006 में, जैसे आपने पूछा ना गुरु से कैसे मिले, 2006 में जब मैं यूनिट इधर मैंने बेच दिया और मेरे साथ उस समय क्या हो रहा था, टाइम एक मंथ में 15 दिन में कुछ ना कुछ डेली चेंज होते जा रहे थे। और ये सब होता है आपके ग्रह नक्षत्रों की वजह से, आपके प्रारब्ध जो लेके आए हुए हैं उस वजह से। जैसे आपने कहा ना, व्हेन द टाइम कम्स द गुरु अपीयर्स, राइट, तो वो सारी चीज़ें प्ले में आ जाती हैं। द नेचर इंटरवीन्स, द नेचर इंटरवीन्स क्या, नेचर आपका डायरेक्शन उस तरह से ले जाती है। और इसको ही हम देवी कृपा बोलते हैं या इसको हम खुदा की कृपा बोल देते हैं। एंड बट एक्चुअल दिस इज़ कमिंग वाया द प्लैनेट्स। उनके माध्यम से ये हमारी पत्री में चेंजेस, अपने हमारी पत्री में लिखा होता है प्रारब्ध के वजह से, और वो अपने आप से टाइम के हिसाब से चेंजेस हो जाते हैं। तो इधर मैंने यूनिट बेचा, आई सोल्ड इट ऑफ प्रैक्टिकली इन अप्रैल, और 15 दिन के बाद मई में आई वॉज इन द आश्रम ऑफ रविशंकर इन कनकपुरा बेंगलोर में। वहाँ मेरे को एक बच्चा मिल गया 12 साल का, जिसको वेदों का ज्ञान था, तो आई गॉट अट्रैक्टेड टू हिम। तो वो उसके माध्यम से मेरे को जब आके मेरे पास यहाँ रुके 20-21 दिन, वी वर टुगेदर फॉर क्वाइट सम डेज। तो उस टाइम उन्होंने जिक्र किया ठाकुर जी का, प्रभु जी का। उन्होंने कहा परम ब्रह्म आए हुए हैं। मैंने कहा यार परम ब्रह्म क्या होते हैं, हमें तो पता नहीं है। तो वो फिर मिलवाओ, जब तक मिलेंगे नहीं, हाउ डू यू अंडरस्टैंड। सो दैट इज़ व्हेन वाया हिम आई वेंट टू उड़ीसा। उड़ीसा में मेरे गुरु जी के मैंने पहले दर्शन किए अगस्त में जाके, उन्हीं के माध्यम से। 2006 की बात है? 2006 की बात है। तो उसके बाद में फिर 2006 में पहले दर्शन हुए। फिर पहले दर्शन पे तो कुछ नहीं नज़र आएगा, तो कुछ पता भी नहीं लगा। आश्रम देख के आ गए, सिंपल सा आश्रम है, झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, लोग जो आ रहे हैं मिल के चले जा रहे हैं। वो चुप करके बैठे हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। बैठे क्या, वो खड़े हुए थे जब मैंने दर्शन किए, तो कुछ बोलते नहीं हैं। तो देख के बस ऐसे ही मन में आया कि नहीं, आई हैव टू मीट हिम। मतलब मीट हिम क्या मतलब, मेरे को इनको समझने के लिए आई हैव टू कम हियर एंड लिव हियर इन हिज प्रेजेंस। जब तक मैं कुछ दिन रह के यहाँ महसूस नहीं करूँगा तो मैं जान नहीं पाऊँगा। तो वो कुछ समझो कि मेरे मन के भाव पड़े गए। नेक्स्ट डे आई गॉट द कॉल फ्रॉम द सेक्रेटरी कि आप अगली बार अकेले आना। तो इस तरह करके खेल हुआ थोड़ा सा। फिर नेक्स्ट टाइम मैं अक्टूबर में फिर चला गया। दैट वाज माय सेकंड विजिट। क्या फील किया वहाँ पर आपने, क्या बदला आपकी लाइफ में? देखो, उसे डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल होता है कि हमारे बदलाव क्या हुआ। आप जैसे मैंने कहा ना, आप जाते हो तो आप मंदिर में गए, कहीं किसी से मिले, तो उसकी एक किस्म से ऑरा होती है। उस ऑरा की वजह से आप अट्रैक्ट हो जाते हो। बट किस लिए अट्रैक्ट हो रहे हो आपको खुद भी समझ नहीं आती। मतलब आपको शांति मिलती है, आपको अच्छा लगता है, आपको ये फीलिंग्स आएंगी, आप में इस तरह के भाव जागृत होते हैं। जैसे आप मेरे से पहली बार मिले तो आपको थोड़ी कुछ फीलिंग्स आई होंगी, ठीक है। जो फीलिंग्स आई हैं उनको एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल सा होगा। इसी तरह फिर मैंने जब आपको ये एक किस्म से ये मुझे तो ये समझ में आता है कि जब मैं आपसे मिला था तो मेरे ज़िंदगी में जैसे कुछ बेसिक प्रश्न थे, तो मैंने आपके कुछ मुलाकातों में वो प्रश्न पूछने की कोशिश करी। तो मैं समझता हूँ कि आपको भी कुछ ना कुछ ऐसे आपके भी प्रश्न रहे होंगे। जब आपने उनको एक्सपीरियंस किया तो कुछ कहीं ना कहीं आपको आंसर्स शायद मिलने शुरू होंगे अपने अंदर, या आपने अपने गुरु से पूछा होगा। ऐसे है कि ऐसा याद आता आपको? मेरे अंदर कोई ऐसे ज़्यादा प्रश्न थे नहीं, पहली बात तो। और दूसरी बात, सिर्फ जैसे उनसे मिला तो शांति और सुकून महसूस हुआ। नॉर्मली हमारे जो प्रश्न होते हैं ना, वो प्रश्न हमारे नॉर्मली क्या होते हैं, संसार के रिलेटेड ही होते हैं नॉर्मली।
जो अध्यात्म से रिलेटेड हैं या बहुत ऊपर लेवल के हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं, उनको डिस्क्राइब करना भी मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो वो एक किस्म से मैं कहूँगा कि मेरे कोई ऐसे प्रश्न थे नहीं उनके पास, बट हाँ अच्छा लगा उनसे मिलके। तो सेकेंड मीटिंग में मैं 7 दिन जब रहा वहाँ पे, 6-7 दिन उनकी प्रेजेंस में, तो मैं भी लोगों से जो उनके साथ एसोसिएटेड थे, जो उनके सेवादार थे, जो उनकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वह अज्ञातवास में थे जब मैं गया तो उनके जो सेवादार थे उनसे ही मिलके मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आप मेरे से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, भी आप क्यों इनके साथ जुड़े, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आपकी अपनी ज़िंदगी का क्या एक्सपीरियंस है। तो इस तरह की बातें मैं उन लोगों से पूछता रहा। बाकी तो हमने क्या करना होता है, बाकी तो जो वो काम कर रहे हैं, वो कोई पूजा कर रहे हैं, कोई धूप बत्ती कर रहे हैं, कोई रिचुअलिस्टिकली घर की सफाई चल रही है, कोई किचन में काम कर रहा है, वो सब काम हो रहे हैं। बिल्कुल। तो वो आप देखते रहते हो एंड यू ओनली ट्राई टू हेल्प इट आउट। ट्रू। कि भाई आप भी इनकी थोड़ी मदद कर दो, जब आप साथ में रह रहे हो तो आप यू हैव टू हेल्प देम आउट। प्लस उनके साथ साथ बातें कर रहे हो, आप उनसे पूछ रहे हो, उनके एक्सपीरियंसेस देख रहे हो, भी आप क्यों जुड़े, आपने क्या एक्सपीरियंस किया। तो यही कुछ चला उन दिनों में। तो मिला तो मैं ठाकुर जी को, क्योंकि वो अज्ञातवास में थे, प्रभु जी को एक ही दिन मिला, विच वॉज द थर्ड डे। क्योंकि हमारे व्यूअर्स को ज़्यादा अज्ञातवास के बारे में नहीं पता होगा, तो आप प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करिए। अज्ञातवास होता है कि जैसे हम कहते हैं कि आप उस समय किसी से मिलते नहीं हो। ओके। मौन अवस्था है? मौन अवस्था भी नहीं कहेंगे, आप मौन अवस्था में भी हो, आप उस समय किसी से मिलते भी नहीं हो, मतलब व्हाट यू आर डूइंग यू आर ऑन योर ओन। समाधि। समाधि भी नहीं कहेंगे हम उसे। बेसिकली मैं ये कहूँगा, जैसे हमारे भी कई गुरु हैं, रविशंकर हैं, वो कई बार सब कुछ छोड़ के अज्ञातवास में गए हुए हैं। ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली उनके कुछ ट्रस्टेड लोग साथ में होते हैं। वो क्या कर रहे हैं किसी को भी पता नहीं होता, बाहर किसी को, लोगों को नहीं पता होता। बट आज क्योंकि मैं इतने साल रह चुका हूँ वहाँ पे, प्रभु जी को महसूस कर चुका हूँ, तो वो अज्ञातवास में क्या करते थे वो मेरे को पता है, जो मेरे बुक्स के माध्यम से उजागर भी हुआ है। राइट। क्योंकि वो उनका तो लेवल ही, मतलब हमारी समझ से भी बाहर हो जाएगा उनका लेवल, तो अभी मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा। तो बट मैं सिर्फ ये कहूँगा, अज्ञातवास में वो उस समय किसी से मिलते नहीं हैं, बातें भी नहीं करते हैं। ये नहीं कि वो खाना नहीं खाते हैं या कुछ नहीं, वो तो शरीर है तो खाना खाना पड़ेगा, सारे नित्य कर्म करने पड़ेंगे, आपको नहाना पड़ेगा, टॉयलेट जाना पड़ेगा, ऑल दोज थिंग्स हैव टू बी डन, उसके बिना शरीर चलेगा नहीं। तो बट इन एनी केस वो किसी से मिलते नहीं थे, मौन में ही रहते थे। क्योंकि इसका मैं प्रूफ ये देता हूँ कि वो जो मैं 6 दिन वहाँ पे रहा, मैंने 6 दिन सिर्फ उनको, वो बीच वाली फ्लोर पे थे, इट वॉज ए 3 स्टोरीड हाउस, उनके साथ 4-5 उनके सेवादार थे, हु आर टेकिंग केयर ऑफ हिज डेली नीड्स, जो उनको खाना भी खिलाते हैं, कपड़े भी चेंज कर रहे हैं। और ये नहीं कि वो अपने आप करने की हालत में नहीं थे या उम्र नहीं थी, बूढ़े थे, ये भी नहीं था। बट इन लोगों का क्या रहता है, जो इस तरह के लेवल के लोग होते हैं, इनका अपने शरीर को भी ध्यान रखने का समय नहीं होता। दे डोंट कंसिडर अबाउट, अपने शरीर को भी नहीं देखेंगे, खाना भी समय पे नहीं खाएंगे, नहाएंगे भी नहीं, ब्रश भी नहीं करेंगे, मतलब इनका अलग से ही रहेगा। तो वो करने के लिए इनके सेवादार होते थे कि इनको अब किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे हमारी माँ को बच्चे का पता होता है ना, कि माँ ने देखना कि बच्चे को अब क्या चाहिए, दे दिया। बिल्कुल। बच्चे को तो पता नहीं है, तो वो उनकी इस तरह की अवस्था को कह सकते हैं, इसीलिए सेवादारों की ज़रूरत है। तो वो तभी का उनका लेवल को डिस्क्राइब करना ज़रा भारी पड़ जाएगा अभी। तो बट अज्ञातवास पे रहें, तो उन दिनों में मैंने उनको सिर्फ एक बार मैं मिला हूँ, और ना तो वो कभी वो नीचे आए, ना कभी वो ऊपर गए। वो उसी फ्लोर पे रहते थे जहाँ पे 3-4 कमरे थे, थोड़ा सा वहाँ एरिया घूमने का। वो क्या कर रहे थे, दरवाज़ा उनका बंद रहता था, आई डोंट नो क्या कर रहे थे, आई डोंट नो। और बाकायदा वहाँ पे जो भी जाता था चुप करके जाता था, बस खाना वहाँ पे रख के आ गए। खिलाना फिर उनका सेवेदारों का काम है, करना क्या है वो भी उन्हीं का काम है। सो वो 5 दिन में ना नीचे आए, ना कोई सेवादार नीचे आया, वो अज्ञातवास है। क्या कर रहे हैं, दैट इज़ अ सेपरेट चैप्टर, ठीक है, इनकॉग्निटो कह लो। राइट। तो सर, जो मैं आपसे इतनी मुलाकातों में समझ पाया कि जितने भी साल से आप जुड़े हुए हो, वहाँ आपने जो डिवाइन नॉलेज वहाँ से जो गैदर हो रहा है प्रभु जी की कृपा से, उसको आपने काफ़ी पुस्तकों में भी आपने अपना अनुवाद यहाँ पे लेके आए हो,
मैं चाहता हूँ कि आप एक एक करके जो भी अपनी पुस्तक के बारे में बताना चाहते हो ताकि हम सब इससे सीख पाएँ, कुछ आप बोलना चाहो, आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कैसे भी अपनी पुस्तकों के बारे में बताना चाहोगे। ऐसे है कि ये तो मेरी दूसरी मीटिंग हो गई। अब दूसरी मीटिंग के बाद मैं अभी उस पर आगे आ जाता हूँ, बुक्स पे नेक्स्ट आ जाता हूँ। दूसरी मीटिंग के बाद फिर मेरा बदलाव कहाँ से, ज़िंदगी में बदलाव आप जब किसी से मिलते हो ना गुरु से, तो प्रैक्टिकली आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती या आपको मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि वो चीज़ें प्रभु जी का जो ज्ञान आया है ना, एक बुक है चरम के नाम से, उसके माध्यम से जो ज्ञान आया उसमें लिखा हुआ है कि आपको खुद मुंह खोल के मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो जानी जान है, इफ़ दैट पर्सन इज़ ऑफ दैट लेवल कि ही नोज़ एवरीथिंग, तो वो अपने आप ही आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी या कर देंगे। कैसे करेंगे दैट वी डोंट नो। अब जैसे हमारे शरीर में है, अब यहाँ पे हम बातें करेंगे, थोड़ी सी दो बातें मैं करता हूँ, स्थूल और सूक्ष्म की बात करता हूँ। स्थूल मीन्स फिजिकल, हमारा ये बॉडी जो है ये फिजिकल है, इसके पीछे अंदर क्या हो रहा है वो कोई नहीं जानता। मतलब इसको मैं टर्म इसलिए कह रहा हूँ कोई नहीं जानता, बिकॉज इसमें हमारे सटल चीज़ें हो रही हैं, सूक्ष्म में चीज़ें हो रही हैं। अब सूक्ष्म में क्या हो रहे हैं, हमारे प्राण चल रहे हैं। प्राण कौन चला रहा है, अपने आप अंदर जाती है, अपने आप हवा बाहर जाती है, तो ये प्राण चल रहे हैं, ये प्राण चल रहे हैं। हमारे सेंसेस अपने आप काम कर रहे हैं, वो कौन करवाता है, ठीक। तो कुछ तो है ना कि हमारे सेंसेस भी अपने आप, मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरा मुंह चल रहा है, मेरी आंखें देख रही हैं, मेरे कान सुन रहे हैं, मेरी नाक स्मेल कर समझ रही है, वो सब समझ के रूप में कहीं जाके स्टोर हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, वो सब सटल में चल रहे हैं। और उन्हीं की वजह से हमारे शरीर में सारे पुर्जे काम कर रहे हैं, दिल धड़क रहा है, खून बन रहा है, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, हमारे गुर्दे काम कर रहे हैं, हमारा लिवर काम कर रहा है। सो मेनी फंक्शंस हैपनिंग इन द बॉडी, जिसको साइंस ने आज काट पीट के देख लिया, इलाज कर दिया, बट सटल में हो रहा है, वो सूक्ष्म में हो रहा है, दैट इज सूक्ष्म। अंदर कैसे हो रहा है वी डोंट नो, और किस वजह से हो रहा है उसका तो पता ही नहीं है, बिकॉज देयर इज सर्टन पावर बिहाइंड दिस। ये तो सटल शरीर हो गया अपना, उसके पीछे फिर काउजल शरीर है, जो पावर है हमारे पीछे, जिसकी वजह से द सटल बॉडी इज वर्किंग। इफ दैट पावर इज नॉट देयर, द सटल बॉडी विल नॉट वर्क एंड द फिजिकल बॉडी विल बिकम इनएक्टिव, जिसको हम डेथ कह दें। व्हेन द पावर गोज, द प्राणा विल ऑल्सो लीव द बॉडी। वो तब तक काम कर रहे हैं जब तक वो कॉजल बॉडी है, जिसको हम आत्मा बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सूक्ष्म की बात आ गई, ठीक है। अब इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रभु जी का, अब मैं तीसरी बार गया, वो सूक्ष्म में कैसे करते हैं वो हमें समझ नहीं आ पाएगी, बिकॉज ही वर्क्स एट द सटल लेवल। गुरु हमेशा सटल लेवल पे काम करते हैं, जो एक्चुअल में गुरु हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्योंकि आप बैठे हुए, इतने ज्ञान की बात हो रही है, आप अपनी परिभाषा में गुरु को डिफाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, गुरु अगर हम कहें, गुरु दो शब्दों से बना है। गु, हिंदी की बात करूंगा मैं, ग को गु की मात्रा, या इंग्लिश में कर लेंगे जी यू गु एंड आर यू रू। गु और रू, ये दो शब्दों का जोड़ है गुरु, ठीक है जी। अब गु का मतलब है जो गुणातीत है, द वन हु इज बियॉन्ड द थ्री गुणाज। अब हम तीन गुणों से परिचालित होते हैं, कि सत्व, रज और तम, ये तीन गुण हैं, सभी में तीनों गुण हैं, और हम उन तीनों गुणों से परिचालित होते हैं। हम तमस गुण से किसी की हानि करेंगे, नुकसान करेंगे, सोएंगे, तमस के अपने गुण हैं। रजस गुण एक्टिविटी के अपने गुण हैं, अपनी क्वालिटीज़ हैं। सत्व गुण की अपनी क्वालिटीज़ हैं। तो हमारे में इन तीनों गुणों का तारतम्य है, जिसको हम कहेंगे कि मिसमैच है या ऊपर नीचे हैं, उसी लिए हम सब चल रहे हैं। किसी के पास हम जाते हैं, वो किसी का भी बुरा कर ही नहीं सकता। किसी के पास हम जाते हैं, वो करेगा ही बुरा, अच्छा कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। वो दोनों की जो एक्सट्रीम मैंने बात करी, एक में सत्व गुण ज़्यादा है, एक में तमस गुण ज़्यादा है। एक्टिविटी बीच में जो कराता है वो रजस गुण है। तो बट सभी में ये तारतम्य है, किसी में बराबर नहीं है। तो गुरु जो होता है वो गुणातीत
गुणातीत होता है, ही इज़ बियॉन्ड द गुनाज, मतलब वो उसमें गुण साम्य अवस्था में होते हैं, वो बड़े बैलेंस्ड स्टेट में रहता है। वो कभी भी, जिसको हम एक टर्म यूज़ करते हैं स्थित प्रज्ञ, बैलेंस्ड, वो हर स्थिति में ना खुश में खुशी ना दुख में दुखी, मतलब हर स्टेट में ही स्टेबल, वो गुणातीत है। और दूसरी टर्म है रू, का मतलब है रूपातीत, रूप अतीत, रूप अतीत, मतलब रूप इज व्हाट, रूप इज दिस फॉर्म, वो फॉर्म से परे है। अब हम तो, मैं आपको देख रहा हूँ, आप बैठे हैं, वरुण जी बैठे हैं, आप मेरे को देख रहे हैं, अनिल जी बैठे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं और मैं क्या देख रहा हूँ, हम एक दूसरे की फॉर्म देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं, ठीक है। वो रूप से परे है, दैट मीन्स वो रूपातीत है। तो ये है गुरु की एक्चुअल में परिभाषा, जो गुणों से भी परे है और रूप से भी परे है। मतलब वो गुरु जो है दैट्स ए अनमैनिफेस्ट स्टेट, अव्यक्त सत्ता है वो, उसमें इस तरह के गुण होंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा कहूँगा कि जितने भी आज हमें यहाँ पे गुरु नज़र आते हैं, या जितने भी अलग अलग गुरु हम जिनको देखते हैं, तो वो उनमें कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा मिलावट नज़र आ जाती है हमें वक्त के साथ। मतलब जितना हम जब नज़दीक जाते हैं उनके, पहले तो बातें तो सब बड़ी सुंदर सुंदर करेंगे, बट जब हम नज़दीक जाते हैं तो फिर हम देखते हैं भैया ये तो थोड़ा सा स्वार्थ पे है, ये तो थोड़ा सा अपने मतलब पे है, ये थोड़ा सा अपने लिए इकट्ठा कर रहा है। तो वहाँ पे हम इस परिभाषा से परे आ जाते हैं, तो फिर हम उसको धीरे धीरे। आज की इस दुनिया में एक सही गुरु की प्राप्ति का कोई रास्ता है जो आपने अपने लाइफ से सीखा हो? प्राप्ति का एक ही रास्ता है, देखो आपको हर समय कर्म तो करना है, कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। जब कर्म करना है तो कर्म कैसे करना है, उसके लिए दो रास्ते हैं। एक तो है जिसको हम बोलते हैं पाथ ऑफ श्रेया, और एक बोलते हैं पाथ ऑफ प्रेया। मतलब एक प्रेया का मतलब है प्राप्ति का रास्ता, और श्रेया का मतलब है निवृत्ति का रास्ता। या इसको मैनेजमेंट टर्म्स में कहेंगे तो प्राप्ति का रास्ता है विन लूज, आई विन यू लूज, राइट। और श्रेया को कहेंगे विन विन, विन विन, आई विन यू विन, राइट। तो ये दो रास्ते हैं। वो एक रास्ता है स्वार्थ का, जिसमें कि मेरा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, मेरे को जो चाहिए वो मिल जाए, दूसरे का नुकसान होता है तो हो, ट्रू। वो विन लूज रास्ता है, वो उस रास्ते पे बंदा आगे नहीं चल पाएगा। दूसरा रास्ता है विन विन का, कि भाई मेरा भला हो, इसका भी भला हो, एक वो हो गया। और एक इसी में और बात मैं कह दूंगा कि भैया उसका भला मैं पहले देखूंगा, ये भी एक रास्ता है। और उसका भला, जब हम संसार के भले की बातें सोचेंगे तो संसार में तो हम भी आ गए, तो हमारा भला क्यों नहीं होगा, हमारा भला भी होगा। बिल्कुल। तो जब हम इस सोच, ये सोच ही तो है और क्या है। जब हम, जैसे आप अपनी कंपनी चलाते हैं, अगर आप सिर्फ ये देखेंगे कि मेरी जेब भरती रहे, इनको कुछ ना मिले, तो कितनी देर कंपनी चलेगी? नहीं चल सकती। तो यू हैव टू फर्स्ट कंसिडर अबाउट देयर नीड्स। व्हेन यू कंसिडर अबाउट देयर नीड्स, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू, तो आपकी कंपनी तो चलेगी। लाइक जैसे फोर्ड कहता होता था, आई एम ए बिलियनियर बिकॉज पीपल एसोसिएटेड विद मी आर मिलियनियर्स। तो उसका पहला टारगेट क्या रहेगा? टू मेक देम मिलियनियर्स। ट्रू ट्रू ट्रू, दैट इज इट। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन, पाथ ऑफ श्रेया। तो जब हम दूसरों की भलाई के रास्ते पे चलते हैं तो हमारी भलाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ऐसे रास्ते में गुरु अपने आप मिलते हैं जी। जब हम इस रास्ते पे चलते जाएंगे निस्वार्थ पर, हम अपने स्वार्थ पर नहीं रहेंगे, और प्लस हम बकायदा अपनी तरफ से हरेक की भलाई करना चाहेंगे, कुछ अध्यात्म की तरफ रुचि भी रखेंगे, पढ़ाई भी करेंगे उधर की, पढ़ाई के बिना नहीं, कुछ ध्यान साधना भी करेंगे, अपने आप को डिसिप्लिन रखेंगे। जैसे हम 7 गुड हैबिट्स वाली बात आप जानते हैं, वो जो बिजनेस में है वो तो जानते ही जानते हैं, ठीक है ना, उनकी एक ट्रेड्स होते हैं। इसी तरह इस रास्ते पे भी चल रहे होते हैं, उनके भी ट्रेड्स होते हैं। उसे बोला जाता है शिष्यत्व की साधना।
मतलब शिष्य बनने के लिए साधना करनी पड़ती है। जब हम वो साधना करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, नम्र होते हैं, मतलब हमारे में वो चीज़ें नहीं होंगी तो गुरु कहाँ जाएंगे? गुरु मिल जाएंगे अपने आप। यू विल फाइंड ए गुरु, ही विल कम टू यू। आपको नहीं जाना पड़ेगा गुरु के पास, वो आपको वो ढूंढ रहे होते हैं, मेरे पास है, मेरे को ऐसा शिष्य मिलना चाहिए। जस्ट हमने जैसे विवेकानंद की और रामकृष्णा की बात सुनी हुई है। रामकृष्णा तो बैठा हुआ है वहाँ पे, विवेकानंद द मोमेंट विवेकानंद रीचेज वो खुश हो गया, ही अंडरस्टूड कि मेरा शिष्य आ गया। शिष्यत्व की साधना वो कर रहा था, वो ढूंढ रहा था, वो जाके हर बंदे को पहले पूछता था आंखों में आंखें डाल के, हैव यू सीन गॉड? वो सब बंदे वहीं पे सरक जाते थे। बट ही वॉज द पर्सन, रामकृष्णा, जब उसने उनसे ये सवाल पूछा तो उसने उसकी आंखों में आंखें डाल के सीधा जवाब दिया, यस आई हैव सीन हिम, आई सी हिम मोर क्लियरली देन आई सी यू। बस दैट वाज इट, दैट्स व्हेन ही मैं भी स्टॉप्ड। आपसे सर वही सवाल पूछना चाहूँगा, हैव यू सीन द गॉड? देखो, गॉड हैज, हम देख नहीं सकते इस खुदा को, कोई नहीं देख सकता। वी कैन ओनली फील, वी कैन ओनली फील, महसूस कर सकते हैं। और महसूस कब करेंगे? जब हम महसूस, डिफाइन गॉड इन योर ओन वे। मैंने उसको थोड़ा डिफाइन किया तो है अभी, गुरु के रूप में। गुरु के रूप में जो गुणातीत है, जो रूपातीत है, द वन हु इज बियॉन्ड द एट्रीब्यूट्स, द वन निर्गुण, 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 निर्विकार, निर्लिप्त, उनकी क्वालिटीज हैं। जब वो क्वालिटीज आपको नजर आएंगी तो उतना ही उस फॉर्म में खुदा उजागर हो रहे हैं। बहुत डीप नॉलेज है सर, बहुत हैवी है। मुझे लगता है हमें बहुत समय लगेगा धीरे 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 अपने व्यूअर्स को भी और मुझे खुद भी समझने के लिए। तो सर आज की डिस्कशन को मैं ये पहले तो ये जहाँ हम बात कर रहे थे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुआ 2006 में, जहाँ से आपने शुरू किया और आज हम 2025 में पहुँच गए हैं, ऑलमोस्ट 20 साल का एक सफ़र हो गया हुआ है जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव क्या देखते हैं? सबसे बड़ा बदलाव क्या है? देखो, सबसे बड़ा बदलाव ही हमारी ज़िंदगी में ये होता है जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, तो दैट इज़ द बिगेस्ट बदलाव इन अस। क्या वही चीज़, क्या डिफाइन करिए, क्या चीज़ बदला? देखो, बदलाव क्या होता है, लोगों का देखने का नज़रिया बदला, आपका खुद को फील करने का नज़रिया बदला, हमारा संसार को देखने का, उसके साथ बैठने का, उसके साथ कनेक्ट करने का, व्यवहार करने का नज़रिया बदल जाता है। नज़रिया बदल जाता है, इट चेंजेस। ठीक है, हम मानव की तरह व्यवहार करना शुरू करते हैं। अभी तक तो हम मानव भी नहीं हैं, वी डोंट बिहेव लाइक ए ह्यूमन बीइंग। हम किस तरह व्यवहार करते हैं? हम तो देखते हैं, मौका देखते हैं कि भैया ये थोड़ा कमज़ोर है, मैं इसको कैसे शोषण कर लूँ। हम मौका देखते हैं कि भैया मैं इससे बदला कैसे ले लूँ। हम मौका देखते हैं कि भैया मैं इसके, ये तो बहुत, तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली इस फेज से बाहर आते हैं। इस फेज से तब बाहर आएंगे, उसके बिना नहीं आएंगे। तो जो लोग सर इस जर्नी में शुरू होना चाहते हैं, जिनके अंदर चाह तो है लेकिन अभी राह नहीं है, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखो, चाह है तो देखो, हमें सबसे पहली बात तो हमें जैसे मैंने कहा ना, हमें जैसे कहा जाता है कि इफ़ यू वांट टू बिकम द किंग, व्हाट शुड यू डू? You should behave like the king. Behave like a king, absolutely. You should dress like the king. You should consider कि मेरे को वहाँ पहुँचना है तो मेरे को क्या क्या करना है। ठीक है, उसी को मैंने टर्म यूज़ किया है, शिष्यत्व की साधना। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं सिर्फ दो ही चीज़ें कहता हूँ। पहली चीज़ मैं कहता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन करिए। रात सोने के लिए होती है, जगने के लिए नहीं होती कि हम 1 बजे तक, 12 बजे तक बैठे रहें, 11 बजे तक बैठे रहें। ठीक है, रात मतलब 9 बजे के बाद रात शुरू हो गई तो आपको सोना है। सुबह जल्दी उठना है तो उठना है। सुबह उठ के अपना कुछ समय, एटलीस्ट घंटा 2 घंटे अपने ऊपर लगाओ,
अपने ऊपर लगाने का मकसद सिर्फ ये है, उस समय अपने साथ बैठो, दुनिया के साथ नहीं, शोर शराबे से दूर, ठीक है। अपनी चाहे बुक्स पढ़ो अध्यात्म की, चाहे वहाँ बैठ के नाम जप करो। नाम जप तो हम सारा दिन भी कर सकते हैं। हमें अध्यात्म की बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें भी पढ़नी चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ बातें करनी चाहिए, लोगों के साथ उनसे मिलना चाहिए जो अच्छी बातें बताएं। खराब कंपनी को छोड़ना पड़ेगा जो हमें पता होता है सबको, बिकॉज सबके अंदर बुद्धि विवेक है। ये भी इंस्ट्रूमेंट्स हमें दिए गए हैं मानव में। मन भी इंस्ट्रूमेंट है, वो भी दिया गया है। बट हम क्या करते हैं, मन को फॉलो करते हैं, इंद्रियों को फॉलो करते हैं, हम अपनी बुद्धि और विवेक की नहीं सुनते हैं। सर थोड़ा लालच बढ़ रहा, मन को भी डिस्क्राइब करिए। मन क्या है? देखो, मन और दिल में क्या फ़र्क है? मैं बोलता हूँ मेरा दिल कर रहा है और मेरा मन कर रहा है, इसमें कोई फ़र्क है? देखो, यस एंड नो, इन द सेंस कि ये दोनों टर्म्स एक ही हैं, बट दिल को हम नॉर्मली एसोसिएट कर लेते हैं विच इज़ जो धड़क फिजिकल, जो धड़क रहा है, दैट्स अ फिजिकल पार्ट, राइट। ठीक है। और मन जो है वो इससे अलग है। मतलब दिल तो धड़कने वाला, दिस इज़ जस्ट ए आपकी जैसे कोई वाइब्रेटरी पंप है ये तो एक, अगर मैकेनिकल टर्म्स में बात करूँ तो, जिसका काम ही ये है। आपके इंजन का काम क्या है, उसमें पिस्टन और सिलेंडर का क्या काम है, उसमें तो उसने चलते रहना है, दैट इज़ इट्स जॉब, नथिंग एल्स। तो यही इसका काम है, ठीक है। तो ये दिल है हमारा जो धड़क रहा है, और ये धड़क रहा है क्यों? बिकॉज प्राण वायु चल रही है। अगर प्राण वायु चलना बंद हो जाएगी तो दिल भी धड़कना बंद हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ वो जो चल रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट, उसको एक तरफ रखते हैं। अब जो मन है, ये प्राण वायु आधारित एक सूक्ष्म सत्ता है। मतलब इट्स ए सटल थिंग विच इज़ बेस्ड ऑन द एयर एलिमेंट, क्योंकि पांचों ही तत्व हैं। हम 5 तत्वों की बात करते हैं, पांचों ही तत्व हैं। तो पांचों तत्व में से जो मन है, इट इज़ बेस्ड ऑन द एयर एलिमेंट। सो ये वायु, हम कहते हैं ये सारी वायु ही तो है, प्राण भी वायु है, तो मन भी वायु की तरह ही सूक्ष्म है। तो वो कितना चंचल होगा, ठीक है। कायदे से ये आत्मा की प्रतिछवि है मन। तो थोड़ा सा ये डीप चले जाएंगे तो आत्मा की प्रतिछवि है मन। और मन का क्या काम है? इसका काम है, ये भोग का क्षेत्र भी है, और इसमें सिर्फ संकल्प विकल्प द्वंद्व में रहता है। इसकी क्वालिटी है द्वंद्व में रहना। मैं ये कर लूँ कि ये कर लूँ, ये कर लूँ कि ये कर लूँ, ये कर लूँ कि ये कर लूँ। ये कभी भी एक स्टेबल नहीं होगा, एक क्षण में बदलेगा वायु की तरह। ये भी ठीक, वो भी ठीक। ये मन का काम है, हमें उसको समझना होगा, और कुछ नहीं है। तो ये मन की क्वालिटीज़ हैं, उसकी ये रूपरेखा है। अब इसके पीछे हमारा 2 इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको हम बुद्धि और विवेक कहते हैं। बुद्धि में क्या होता है, जो भी हम कर रहे हैं वो हमारी स्टोरेज कहाँ हो रही है? वो हमारी हार्ड डिस्क है। उस हार्ड डिस्क में सारी स्टोरेज हो रही है, ठीक है। जो भी हमने एक्सपीरियंस किया वो, जिसको हम कहेंगे चित्र विचित्र होकर स्टोर हो रहा है। मतलब पांचों सेंसेस की वजह से उसमें रूप भी जा रहा है, उसमें रंग भी जा रहा है, उसमें स्मेल भी जा रही है, उसमें उसका अनुभव भी जा रहा है। उन सबको कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? वो सब उसमें स्टोर हो रहा है। जैसे हम बातें कर रहे हैं, तो आप कभी भी जब याद करना चाहोगे तो आपकी उस हार्ड डिस्क में से रिट्रीवल होके वो आपके मन में आ जाएगा। आप उस छवि को दोबारा देख पाओगे। आप अभी घूम के आए, कहीं भी घूम के आए, अभी यहाँ बैठे सोचोगे तो वो सारे चित्र आपके मन में वापस रिट्रीव होके आ गए। वो कहाँ से आ रहे हैं? वो बुद्धि से आ रहे हैं। तो बुद्धि आपका स्टोर हाउस है। और विवेक? विवेक इज द प्रूडेंस। विवेक जो है वो भी बुद्धि के साथ ही है। यू कैन टर्म इट द वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल्सो। आपकी आत्मा की आवाज़ है। आपकी आत्मा की आवाज़ कह सकते हो आप उसे। मतलब पहले तो बुद्धि जो है, बुद्धि मिलती हमें कर्मों के हिसाब से। जितने कर्म करेंगे, जो कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारी बुद्धि स्टोर हाउस करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी। स्टोर हाउस हो गया। बट उसमें से अब ठीक गलत का फैसला कौन करेगा? वो विवेक इम्पेटस देगा, विवेक स्टिमुलस देगा।
भैया ये ठीक है, ये गलत है, ये स्वार्थ पर है, ये निस्वार्थ पर है, ये मतलब वो सिर्फ इम्पिटस देगा। और हम क्या करते हैं, मन मुताबिक खेलते हैं, बुद्धि विवेक की सुनते ही नहीं है। बुद्धि का काम तो लेंगे हम, इंटेलेक्चुअल तो सारे हैं, पता सबको है, आपको भी पता है कि रात को मेरे को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी जनरली ये माना जाता है कि अगर आप अपने जो आपकी कॉन्शियसनेस की आवाज़ सुनेंगे तो हमेशा सही से आवाज़ होती है 100%। क्योंकि वो आपका कहीं ना कहीं आपके वो आपको हमेशा बताएगी, बट होता क्या है, हम सुनते नहीं हैं। हम सुनते नहीं हैं, हम सुनते नहीं हैं। कोई हमें सही गाइड कर रहा होगा, हम उसकी सुनेंगे नहीं, हमें उसे अपना दुश्मन समझेंगे। सर, क्योंकि मेरे साथ आपकी अगली 5-7 डिस्कशंस और प्लान है, कम से कम बोल रहा हूँ, और आपके पास इतनी बड़े नॉलेज है और वो हम कभी छोड़ेंगे नहीं आपको। आज की डिस्कशन को मैं जहाँ से हमने शुरू किया था, जो आपने बोला कि मेकिंग पीपल रियलाइज व्हाट दे आर मेंट फॉर, आप ये बताइए कि आप ये काम कैसे करते हैं और किस तरीके से ये होता है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना है तो वो कैसे करना है, उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? देखो, शुरुआत के लिए जैसे मैंने कहा ना, पहले अपने आप को डिसिप्लिन करिए, नंबर 1। नंबर 2, सुबह का समय निकालिए, प्रेफरेबली रात को सोने से पहले। मेरी सजेशन ये रहेगी, आधा घंटा, 15 मिनट, घंटा, जितना हो सके अध्यात्म की किताबें पढ़ के सोइए, उसके बिना नहीं। क्यों? बिकॉज ये थॉट्स आपके अंदर डिफरेंट जनरेट कर देंगे, वर्ल्डली थॉट्स को एक तरफ कर देंगे, ये थॉट आपके अंदर जनरेट हो गया। जब ये जनरेट हुआ तो आप रात को इन पे कंटेम्पलेट कर पाओगे, आपकी नींद भी अच्छी हो जाएगी, यू विल स्लीप वेल। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। सुबह उठ के अपने आप को डिसिप्लिन के साथ एक तो नाम जप की कोशिश करिए, नाम जप हमेशा करना चाहिए अपने को, क्योंकि दैट पावर इज़ देयर, द पावर इज़ देयर टू हेल्प ईच एंड एवरी पर्सन, बिकॉज हम उसके अंश हैं, दैट पावर इज़ देयर। ठीक है, जब हम उसके अंश हैं वो हमें हेल्प ज़रूर करेगी। तो हम जब उस तरफ चलेंगे तो हेल्प करेगी ना, उसके बिना तो हेल्प नहीं करेगी वो। हम नहीं जाना चाहेंगे, वो क्यों हेल्प करेगी, कैसे करेगी? हम सुननी नहीं चाहते, कैसे हेल्प करेगी? राइट। तो ये 2 नाम जप हो गया, और इसमें एक पढ़ाई का कह दिया, नाम जप का कह दिया, और एक गुरुजी की दी हुई विधि है साष्टांग प्रणाम, वो ज़रूर करिए। उसके लिए मेरी चैनल तो मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इन बातों का अनुसरण करते हैं तो जो मेरा ये जन्म किस लिए हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे उसका आंसर मिलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे मिलेगा। आप जब ने आपने मैं कहूँगा कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, या उसके भी बियॉन्ड की है? कुछ पढ़ाई तो की है ना आपने यहाँ पहुँचने के लिए। बिल्कुल। तो हम शुरू कहाँ से हुए थे? बेसिक से, शुरुआत वहीं से होगी। तो वो करनी पड़ेगी। जब करोगे तो अपने आप जवाब मिलते रहेंगे। अपने आप जब उस लेवल तक जाओगे, स्कूल से यूनिवर्सिटी, कॉलेज से यूनिवर्सिटी से फिर बड़ी यूनिवर्सिटी, फिर आगे, वो अपने आप जवाब मिलते रहेंगे। तो इसलिए दिस इज जर्नी। अभी हमारे पास ज़िंदगी छोटी नहीं है, तो इस जर्नी पे हम जब पहला कदम उठाएंगे, इस रास्ते पे चलेंगे, तो जवाब अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? तो अनिल सर, आपको आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। आपने अपना कीमती समय निकाला। आई नो कि आप नॉलेज की खान है। हम धीरे धीरे उस नॉलेज को ग्रैस्प करेंगे, क्योंकि मुझे पता है, मुझे भी, मेरे व्यूअर्स को ये डाइजेस्ट करने में समय लगेगा, बट हमें आपकी नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वंस अगेन। विल स्टे कनेक्टेड। थैंक यू जी, थैंक यू।